नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ वी में स्वागत है। जैसे कि पिछले चैप्टर में चर्चा की उसी अनुसार नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का थर्ड चैप्टर है जो तीसरा अध्याय है। तो यहाँ इसका नाम क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी यानी और चेंजिंग अर्थ। यानी कि पृथ्वी कैसे बदल रही है, आंतरिक और बाह्य, उसकी संरचना कैसे बदल रही है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का कारण क्या है, कौन कौन से बल है जिसकी वजह से वो बदल रही है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। स्थल मंडल है जो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जो कुछ बड़ी प्लेट है और कुछ छोटी प्लेट में मिलके बना है। तो तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यानी कि बहुत लंबे टाइम में 1 सेंटीमीटर इतनी, 1 साल हो गया जैसे, 1 1 सेंटीमीटर इस तरह से थोड़ी आगे पीछे सरकती है। तो पिछले वर्ष केवल कुछ ही मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है कि प्लेटों में हलचल क्यों होती है। तो प्लेटों में हलचल होने का कारण है कि जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर प्लेट है, नीचे ध्रुव है जो लिक्विड है। जैसे मान लो कि ये है, ये परपटी हो गई, ये वाली, ये परपटी है, ये हो गया आउटर मेंटल यानी बाह्य मेंटल। यहाँ जो दिख नहीं रहा लिखने पे वो सुन लीजिए आप बोल रहे हो। तो ये आउटर मेंटल है, तो यहाँ से कुछ तो स्थल मंडल हो जाता है। तो ये सारी प्लेटें हैं, तो जो स्थल मंडल की सीमा है वो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। और इसके नीचे है जो 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल है, जो पिछले अध्याय हमने चर्चा की थी, दुर्बलता मंडल। तो ये क्या होगा, जो बायोमेंटल है वो द्रव्य के रूप में होता है, तो उसमें कुछ लिक्विड रहता है जैसे यहाँ, तो इसके ऊपर ये प्लेटें रहती है। तो इन मैग्मा है जो, तो मैग्मा की वजह से इन प्लेटों में हलचल होती है। तो हलचल की वजह से क्या क्या बदलाव आता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो प्लेट की गति कारण पृथ्वी की सतह परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार विभाजित किया जा सकता है जिसके कारण ये गतियाँ होती हैं। कौन कौन, जिसकी वजह से पृथ्वी की मोशन होती है, तो कौन कौन से बल है। तो उसमें मुख्यतः 2 बल है। नंबर 1 पे है अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है जिसकी वजह से अंदर कुछ जो परिवर्तन होता है, अंदर की वजह से जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होता है बट बल अंदर से होता है, जिसे एंडोजेनिक कहते हैं। वह बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है वो है बहिर्जनिक बल, जिसे एक्सोजेनिक कहते हैं। अंतर्चलित बल है जो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति, यानी कभी कोई एकदम सडनली आ जाता है, कभी बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे सडनली आता है, एकदम अचानक आता है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, तो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पे होता है। तो इसके ऊपर अभी हम डायग्राम में समझेंगे। तो ये वाला जो दे रखा है, जैसे कि पृथ्वी की गतियाँ हैं, ये 2 टाइम बढ़ गई। एक अंतर्जनित बल है
जो एंडोजेनिक है, और दूसरा है बहिर्जनित बल जो एक्सोजेनिक है। तो ये अंतर्जनित है, दो पार्ट में बढ़ जाता है जो अभी ऊपर बताया गया था। एक तो है जो सडनली आ जाता है, सडन आता है जो अचानक आता है, और एक होता है जो धीमे, जो जैसे पटल विरूपण हो गया, ये वाला है। तो जो आकस्मिक आता है उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, भूस्खलन आ जाता है, जैसे लैंड स्लाइडिंग हो गया। तो ये जो अचानक होती है जो क्रिया है उसकी वजह से होता है। तो ये होता कैसे, जैसे जो मैग्मा है, जो परपटी से नीचे है तो उसे मैग्मा बोलेगा हम। ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा लावा, ये लावा बन जाएगा। तो जब ये, एक मिनट, जैसे ये प्लेटें हैं जो भी है, मान लो ये दो प्लेट यहाँ मान लिए, इसके नीचे ये है लिक्विड है जो मैग्मा है। जब ये मैग्मा प्लेट आपस में टकराएगी तो उसका कारण होगा ये मैग्मा। इसके अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, ये जब भी टकराएगी तो इनके बीच की जगह है वहाँ से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इनकी वजह से जो अंदर की जो भूकंपीय तरंग है वो भी आगे बढ़ेंगे, जो एस, पी और एल तीन तरह की है। तो वो आते, उनकी वजह से हलचल होता है तो भूकंप आएगा। तो और उसी हलचल में ज्वालामुखी भी आ सकता है, जो मैग्मा बाहर आ सकता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, जो भूस्खलन है वो हो सकता है। और एक जो धीमे गति से हो जाए वो है पटल विरूपण बल, जिसे पर्वत निर्माण का बल भी बोलते हैं हम। तो ये हो गया आंतरिक। अब बाह्य कारक क्या है, जो पृथ्वी ऊपर ही है जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो है एक्सोजेनिक फोर्स, ये वाला। तो इससे क्या क्या या तो मतलब परिवर्तन कब होगा, या तो अपरदन होगा या फिर निक्षेपण। तो इसका मतलब है कि परिवर्तन तभी होगा जब या तो कोई वहाँ से चीज़ हट जाएगी या फिर और कोई नई आ जाएगी। तो अपरदन से हट जाती है और निक्षेपण से नई आ जाती है। जैसे ये हो गया नदी या बहता जल है जिसकी वजह से अपरदन होता हो, और ये यहाँ से मान लो अपरदन करके लेके जाएगी तो कहीं कहीं निक्षेपण करेगी, यहाँ मान लो निक्षेपण कर देगी। पवन हो गई, समुद्री तरंग हो गई, और हिमनद हो गया यानी बर्फ। तो ये बड़ा बड़ा दिखाया गया है। अभी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे कुछ शब्दावली दे रही है, जैसे भूप्रवृत्ति में अनेक पट्टी बड़ी और कुछ छोटी कठोर और असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके रहते हैं। वो हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो शब्द उत्पत्ति है, जो बाह्य और आंतरिक बल है कैसे हुई थी, तो यहाँ पे एंडो दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आंतरिक, और एक्सो दे रखा है, इसका मतलब है बाह्य, और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक मतलब आंतरिक बल, और एक्सोजेनिक मतलब जो बाह्य है, बहिर्जनित है, तो ये हो जाएगा अंतर्जनित। यहाँ पे जैसे देखा, ज्वालामुखी भूप्रवृत्ति पर एक खुला छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक बाहर आ जाता है। तो अभी हम एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है वो दिखा देते हैं। जो ये मान लो मेंटल है, यहाँ पे हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो बायोमेंटल है ये, तो यहाँ पे ये मैग्मा रहता है, और ये परपटी हो गई, जो प्लेट है टकराएगी तो जो दोनों बीच या तो अपसरण होगा, अपसरण मतलब दूर जाना दोस्तों, और ऐसे होता है अभिसरण मतलब पास मार। या तो अपसरण होगा या अभिसरण होगा। जैसे मान लो कि अपसरण होगा, दूर जाएगी, तो बीच में ये जगह बचेगी, तो यहाँ से क्या, जो ये मैग्मा है यहाँ नीचे, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ
आकृति बना दे, जैसे कि पहाड़ पर्वत है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे ऊपर फिर कुछ जब ज्वालामुखी आती तो प्रदूषण भी बहुत होता है, जैसे गैस और राख भी निकलेगी। और जिस बिंदु ऊपर वाला है उसे हम बोलते हैं क्रेटर। और ये है जो ऐसे लावा आया है, मैग्मा बाहर आता तो उसे हम लावा बोलना स्टार्ट लावा बोलते हैं। यहाँ पे अभी जो ये डायग्राम दे रखा है ये 3D टाइप का है, इसको आप अच्छे से समझ आएगा आप। जैसे ये मान लो मेंटल है, नीचे बायोमेंटल है, यहाँ से वो इसके ऊपर प्लेट हो गई, जो ऊपर उसके ऊपर बाद में ये महाद्वीप और महासागर टिके हैं जिस प्लेटों पे कुछ छोटी है और कुछ बड़ी बड़ी है। छोटी कुछ ज़्यादा है, बड़ी वाली कुछ निश्चित संख्या में है, 7 या 8 है कुछ। तो यहाँ से मान लो कि ये ज्वालामुखी स्टार्ट हुआ है तो उसे हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप जो लावा बाहर निकलना स्टार्ट हुआ या फिर जहाँ से तरंगें उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई है, तो ये भूकंप के संदर्भ में उद्गम केंद्र बोलेंगे इधर। और फिर जो भी तरंगे है वो ऐसे ये ऐसे आएगी। और ये जहाँ पर पृथ्वी सतह पे निकलेगा, यहाँ से तो उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी परपट्टी के कहाँ से निकलेगा तो ये उसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। जो ये है जो ज़मीन पे कहाँ निकलेगा। और भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 टाइप की है, पहले बताया P, S और L। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी देखेंगे, बट बाद में जो 9, 10 और 11 उसके बारे में विस्तृत चर्चा करें कि इसका शैडो जोन क्या है, किसका शैडो जोन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा विनाशकारी है, कौन किस किस माध्यम में चल सकती है। जैसे कि P तीनों में चल सकती है, S है जो तीनों में नहीं चल सकती है। वैसे अभी मतलब थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ जैसे दे रखा कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। P जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं, S अनुप्रस्थ, और L जो पृष्ठीय तरंग होते हैं। इनके गुण धर्म हमें बोला गया अपना आपके तुम ढूंढना विश्वकोश से जो भी हो। जो ये अनुदैर्ध्य तरंग है और इनके क्या माध्यम और तरंग की गति है वो समान होती है। ये P ऐसे चलेगी जैसे यहाँ दे रहे, फिर एकदम यहाँ ज़्यादा ये डेंस हो जाएगी, ऐसे चलेगी। और जो S है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इरेज करते हैं। जो S है, S तरंग ऐसे चलेगी। और एक बात बता दें कि ये L तरंग है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, जो L तरंग है। जैसे कि यहाँ बताया कि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो कुछ मतलब नुकसान कम हो सकता है। हम स्थान लोग सामान्य कुछ तरीकों से संभावना लगा सकते हैं। मतलब ये है कि जो प्राकृतिक कुछ तरीके हैं जिससे हम पता चलता, वैसे पता नहीं चलता कि भूकंप कब आएगा, इसे पूर्व अनुमान लगाना अभी तक संभव हुआ नहीं है। तो इसका कुछ जो बता रखा है कि कैसे हम लगा सकते हैं, उसके लिए जानवरों को व्यवहार का अध्ययन, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं। जब तालाब में मछलियाँ फिश है उनकी उत्तेजना देखो, वो सांप है जो धरातल के बाहर आ जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो सांप बाहर आ जाते हैं, तो समझ लो कि भूकंप आने वाला है। एक सामने मतलब ज़्यादातर आ जाए, एक तो वैसे भी आ सकता है। ये यहाँ पे केस स्टडी दे रखा है जो भुज का है, 2001 में आया था 26 जनवरी को। तो इससे भूकंप से बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे इसमें दिखाया है स्कूल प्रभावित होती है और तबाही तो होती है, जैसे कम्युनिकेशन से लेके पाइपलाइन, जल, विद्युत जो भी हो। यहाँ बताया गया कि जो भूकंप का मापन यंत्र है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं यानी सिस्मोग्राफ कहते हैं, और रिक्टर स्केल होती है उसका 0 से लेके 10 तक इसकी
इंटेंसिटी यानी तीव्रता होती है। यदि मतलब 0 से लेकर 2 तक होती है तो नया के बराबर होता है, और 5 तक होती है तो वह काफ़ी क्षति करती है, और 5 से ऊपर होगी तो फिर विनाशकारी होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे जो मैन है मुख्य स्थलाकृतियाँ, यानी अपरदन से और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में अभी जानेंगे। तो अपसे और अपरदन से क्या क्या होता है और निक्षेपण। तो अपसे से क्या होगा, सेलों का टूटना है, मतलब सेल है वो टूटेगी अपसे है। निक्षेपण मतलब जमा होगी, और अपरदन मतलब कटा होगा। अपसे और अपरदन नामक दो प्रकरणों द्वारा दर्शी भूमि लगातार विघटित होती रहती है, और पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदर्शीय पर जैसे जल, पवन, हिम, विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वो हमने पहले ही बता दिया आपको। वायु, जल आदि जो अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, और एक जहाँ पे निक्षेप हो जाते हैं उसे हम निक्षेपण कहते हैं। नदी के क्या क्या कार्य हैं। नदी के द्वारा जल से दर्शी भूमि का अपरदन होता है, यानी नदी चलेगी तो वहाँ कटाव होगा। जब नदी किसी एक खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती तो वह जलप्रपात बनाती है। इसका मतलब कहने गया है कि जैसे ये कोई कठोर चट्टान हो गई, यहाँ से नदी चल रही है, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट गिरेगी, मतलब ज़्यादा ही ढलान पे, तो यहाँ जलप्रपात का निर्माण करेगी। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, और इनके बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो यहाँ ये बताना जा रहा है कि जैसे नदी मैदानी भाग में या फिर मोड़दार मार्ग चलेगी तो ऐसे चलेगी नदी, तो ये सांप की तरह चलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं विसर्प। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि ऐसे चलती चलती ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ गाद जमा हो गया तो ये वाला मुख्य धारा से कट जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो ये इस टाइप का आकृति बन जाएगी, इस टाइप की। तो इसे हम चाप झील या गोखुर झील बोलते हैं। और नेक्स्ट कौन सी आकृति बनाती है उसके बारे में देखेंगे अभी। और नदी जब एक मुख्य धारा होती है, इससे फिर कुछ बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं वितरिका। इसे हम कहते हैं वितरिका। और ये वितरिका जब समुद्र गिरने वाले होते हैं उससे पहले अपना जो निक्षेपण है, जो अंदर गाद और सिल्ट है, वो ऐसे जमा कर देती है मुहाने पर, उसे हम बोलेंगे डेल्टा। तो अभी आप जान गए हो कि नदी क्या क्या बनाती है। एक तो विसर्प की तरह चलती है, वो चाप झील बनाती है, और दूसरा ये वितरिका है जो छोटी छोटी धाराएं बढ़ जाए उसे हम वितरिका कहेंगे, और डेल्टा है ये बता दिया। तो अभी इसमें क्या दे रहे हो वो पढ़ लेते हैं। कि नदी इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प किनार पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं, तो अलग झील बन जाती है। ये जो चाप झील बताया था। कभी कभी नदी अपने तटों बाहर बहने लगती है, और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जब बाढ़ आ जाती है, नदी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या उसके अंदर जो सिल्ट, जो महीन मिट्टी है, वो भी तो उनके साथ ऊपर है और किनारों साइड में चल जाती है।
तो ऐसी मिट्टियाँ पता अवसाद कहते हैं हम। इससे समतल और उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। जब ये पीछे से इकट्ठी करके लाएगी और वहाँ ओवरफ्लो होगी तो उसके साथ वो मिट्टी भी चली जाती है। जैसे ये नदी चल रही है तो यहाँ से ओवरफ्लो होगी तो यहाँ जाएगी, तो साइड में क्या आएगी, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करेगी दोनों साइड में। वो बहुत उपजाऊ होता है। जैसे आप गंगा का देख लो, यूपी में लगभग ज़्यादा, यूपी और बिहार में। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे हम वितरिका कहते हैं। वो अभी पढ़ा था, जिसे हम वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमे हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों का अवसाद उस संग्रह को डेल्टा कहते हैं। वही अभी जो बताया था पहले। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे समुद्री तरंग है, उससे क्या क्या निर्माण होता है। तो मान लो कि ये कोई चट्टान है, ये चट्टान है कोई। जब ये यहाँ समुद्री तरंग कंटिन्यू इससे टकराएगी, लगातार टकराएगी, तो यहाँ क्या करेगी, एक होल टाइप कर देगी जो आर पार नहीं होगा। ये मैं एक जस्ट आप इसे मकान टाइप मान लेते हो, मकान मान लो, और जैसे गेट नहीं होता मेन गेट, वो एंटर कर लो, बाहर निकलने मतलब जगह नहीं है, वो एंटर कर सकते हो, उस टाइप होते हो। उसे हम कहते हैं समुद्री गुफा। जब ये गुफा है आर पार हो जाती है तो इसे हम कहेंगे, जैसे मान लो ऐसे हो जाएगी, ये वाली ये डायरेक्ट दिख रहा है इसे, तो ये हो जाता तटीय मेहराब। फिर क्या होता है कि जब कंटिन्यू इससे टकराती रहती है, तो ये था, अभी दिखाते हैं कि तटीय मेहराब ऐसे था, ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऊपर वाली है जो ये टूट जाएगी, तो इसे हम कहते हैं स्टेक, जो एक खंबा टाइप का हो जाएगा। तो समुद्री तरंग से 3 टाइप की आकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया वो बता दिया हमने, इसमें यही चर्चा की गई यहाँ पे। बस क्या अपरदन से क्या होता है, कंटिन्यू टकराएगी जब, तो गुफा कुछ टकराए, जब आर पार नहीं होगी तो वो गुफा रहेगी, आर पार होने तटीय मेहराब बन जाता है, और जब ऊपर का भाग पोर्शन भी टूट जाता है तो वो स्टेक हो जाएगी। यही दिया गया कि समुद्री तरंग के क्या कार्य है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनते हैं, और समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती है। जब कोई चट्टान सेल एक ही है, जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इन केवल छत ही बच जाती है, वो आर पार हो जाती है, उसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार कंटिन्यू अपरदन छत को तोड़ देता है, केवल दीवारें बच जाती है, जो अभी बताया था ये वाली, ये। तो इसे हम कहते हैं स्टेक। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे और शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री जो पुलिन का निर्माण करती हैं, उनसे भी जो अंदर गाद वाद होता है, सिल्ट होती है, जो महीन मिट्टी होती है, वो जमा हो जाती है किनारों पे आके, तो उसे हम कहते हैं समुद्री पुलिन। तो अभी देखेंगे हिमनद के क्या कार्य, बर्फ से क्या, किस किस आकृति का निर्माण होता है। हिमनद से क्या हो सकता है, वही है कि बर्फ के बहाव से, बहाव के द्वारा लाया गया पदार्थ है, जैसे सेल हो गई, रेत हो गई, तलछट हो गया। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, और हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी पत्थर और पत्थरों को अपरदित कर देता है, और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदर्शी का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। जब कंटिन्यू अपरदन होता रहता है तो गर्त टाइप बन जाता है। इसमें जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ पिघलेगा ऐसे, जैसे मान लो यहाँ से बर्फ, तो एक झील टाइप बन जाएगी ये। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे
छोटे बड़े सेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होती है और इसे हम कहते हैं हिमनद हिमोड। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पवन की क्या कार्य है, पवन से क्या क्या होता है। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का मुख्य कारक है। आप छत्र के आकार के सेल को देख सकते हैं। तो इसमें रेगिस्तान क्या होता है, कठोर भूमि के कारण चट्टानें जैसी संरचना होती है, तो उसे हम छत्रक कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। वो तो आप ऐसे प्रैक्टिकली देखा ही होगा, जैसे कोई टिल्ला है जो कंटिन्यू जब पवन यहाँ आएगी ऐसे टकराती जाएगी, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे बचा रहेगा और ये इस टाइप का हो जाता है, नीचे वाला कटता जाता है, यहाँ से अपरदन होता रहता है। इसलिए सेल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष जो विस्तृत होता है। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये गिर के छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है। वो ये यहाँ से जब अपरदन करके एक जगह से उठा के लेके जाएगी, यहाँ से टिल्ले हो, जब गति कम हो जाएगी और बहाव कम होगा तो यहाँ निक्षेपित कर देगी, जिसे हम कहते हैं बालू टीला। बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है और बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम लोएस कहते हैं। जब बालू कण है वो वायु से उठा उठा कहीं और ले जाती है, उसे हम कहेंगे लोएस। चीन में सबसे बड़ा लोएस है, विशाल निक्षेपित लोएस। तो अभी क्वेश्चन आंसर है, ये आप खुद देखना। अब इससे ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। प्लेटें क्यों घूमती है मैग्मा की वजह से। बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या है, जो आंतरिक है वो अंतर्जनित है, और जो परपट्टी के ऊपर हो रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है वो बहिर्जनिक। अपरदन क्या है, कटाव है। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है, जब नदी ओवरफ्लो हो जाती हैं तो जो महीन मिट्टी है वो ला के साइड में निक्षेपित हो जाती है, जिससे बालू टीला क्या है, ये सारे पड़े। समुद्री पुलिन क्या है, जब समुद्री तरंगे हैं वो अपने साथ मिट्टी और गाद है जो समुद्री तरंग इस तट पे जाके इकट्ठा कर देती हैं, तो पुलिन का निर्माण। चाप झील क्या है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 7 बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन देख लेना। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।